नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। देखिए, लास्ट क्लास पे हमने डिस्कस किया था कि शुक्र जनन की प्रक्रिया के चरण पढ़े थे और शुक्र जनन की प्रक्रिया के बारे में अपने पढ़ा था कि शुक्र जनन की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण चरण हैं। प्रथम जो चरण था वो था स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और दूसरा जो चरण था वो था शुक्र कयांत्रण या शुक्राणु रूपांतरण। पीछे की जो अपनी क्लास थी उस क्लास में अपने डिस्कस कर लिया था कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण कैसे होता है, और जो शुक्राणु पूर्वी था वो शुक्राणु पूर्वी एक अचल युग्मक था। शुक्राणु पूर्वी क्या था? एक अचल युग्मक था। अब जो अचल युग्मक है शुक्राणु पूर्वी, यह अचल युग्मक से अब अपन को निर्मित करना है, चल युग्मक का निर्माण करना था। शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की प्रक्रिया को अपन पीछे की क्लास में तीन महत्वपूर्ण प्रावस्थाओं में विभाजित किया था। एक प्रावस्था थी, उसको अपन ने कहा था वृद्धि गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। सेकंड थी वृद्धि प्रावस्था, और थर्ड थी परिपक्वन प्रावस्था। तो ये तीन महत्वपूर्ण प्रावस्थाएं थी, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इन तीनों प्रावस्थाओं के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत किया था। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं शुक्राणु जनन का या शुक्र जनन का, या अपन बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस का। वो अपना होता है सेकेंड फेज स्टार्ट होती है, और सेकेंड फेज को अपन नाम से जानेंगे शुक्र कयांत्रण। इस नाम से जानेंगे, शुक्र कयांत्रण के नाम से जानेंगे सेकेंड फेज को। तो चाहे तो आप इसको शुक्र कयांत्रण कह दीजिए, चाहे आप इसको शुक्र रूपांतरण कह दीजिए, और यदि अपन इंग्लिश वर्जन की बात करें तो स्पर्मेटोलियोसिस भी अपन कह सकते हैं। तो शुक्र कयांत्रण की प्रक्रिया तो कैसे संपन्न होगी और शुक्र रूपांतरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, उस बात बिंदु पे जब अपन डिस्कस करेंगे तो देखिए, अपन ने पढ़ा था कि शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत एक अचल, और भार उसका क्या था? ज्यादा था, और जेनेटिक मटेरियल के अदर उसमें जो मटेरियल था, वेस्टेज मटेरियल था, वो भी मैक्सिमम क्वांटिटी के अंतर्गत उसके क्या था? प्रेजेंट था। लेकिन आपने पढ़ा था कि जो नर युग्मक होता है, यानी जो शुक्राणु होता है, वो तो क्या होता है? चल युग्मक होता है, और चल युग्मक को गर्भाशय से अंडाशय भाग तक क्या करना पड़ता है? गमन करना पड़ता है, फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन की प्रक्रिया के लिए करना पड़ता है। तो शुक्र कयांत्रण की प्रक्रिया में क्या होगा? जब शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हो चुका है, यानी जब स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है, तो इस जो स्पर्मेटिड बना था, इस स्पर्मेटिड में ऐसे कुछ ना कुछ क्या आएंगे? परिवर्तन आएंगे, और वो जो परिवर्तन यहां होंगे, उन परिवर्तनों में से एक चल युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन यहां पे आ रहे हैं शुक्राणु पूर्वी यानी स्पर्मेटिड से, तो जो भी उसमें चेंजेस आएंगे, जो भी उसमें रूपांतरण होगा, उस रूपांतरण के कारण शुक्राणु पूर्वी से किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। और यह जो शुक्राणु होगा, यह चल युग्मक होगा। यह कैसा युग्मक होगा? चल युग्मक होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह जो शुक्राणु है, यह अचल है। यह क्या है? अचल है। तो इस अचल युग्मक से जब चल युग्मक का निर्माण हो रहा है, तो
सबसे पहले कौन सा परिवर्तन होना है? तो देखिए इसमें सबसे पहले जो परिवर्तन होगा वो होगा एक्रोसोम का निर्माण। किसका निर्माण होगा? एक्रोसोम का निर्माण। देखिए डीपली स्टडी एक्रोसोम के निर्माण की प्रक्रिया अलग है, एक अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है अपने चैप्टर में, तो वो तो मैं आपको अलग से सेपरेटली एक्रोसोम के निर्माण कैसे होता है मैं समझा दूंगा। वैसे एक्रोसोम है क्या? तो एक्रोसोम है जो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, मतलब चल युग्मक का शीर्ष भाग होता है, वो क्या होता है? एक्रोसोम होता है। यानी शुक्राणु का शीर्ष भाग, तो शुक्राणु के शीर्ष भाग को आप क्या कहोगे? एक्रोसोम कहोगे। अब जब शुक्राणु पूर्वी में तो एक्रोसोम निर्मित नहीं हुआ था, तो एक्रोसोम निर्मित कब हो रहा है? जब शुक्र के कायांतरण की प्रक्रिया हो रही है। और इसमें शुक्र के कायांतरण की प्रक्रिया में जब एक्रोसोम का निर्माण हो रहा है तो वो कैसे हुआ? देखिए एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है गोल्जी बॉडी, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। इस गोल्जी बॉडी का महत्वपूर्ण रोल होता है किसके निर्माण में? एक्रोसोम के निर्माण में होता है। ठीक है, कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो रिक्तिकाएं होती हैं, आपने पता है कि गोल्जी काय में सिस्टर्नी भी होती हैं, वेसल्स भी होती हैं और ट्यूबुल्स भी होती हैं, 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं। तो इस शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होगा जिसको अपन एक्रोसोम कहते हैं, यह जो एक्रोसोम है, यह एक्रोसोम इस गोल्जी काय की जो से निर्मित होता है। इसकी अनेक प्रकार की रिक्तिकाएं होती हैं। वो रिक्तिकाएं क्या करती हैं? इसके इस शीर्ष भाग में आकर के और मिलकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेंगी, और ये जो बड़ी रिक्तिका का निर्माण करेंगी वो बड़ी रिक्तिका होगी शुक्राणु का शीर्ष भाग, जिसको अपन बोल देते हैं एक्रोसोम। क्या बोलेंगे? एक्रोसोम बोल देंगे। समझ गए? अब एक्रोसोम में क्या होता है? कुछ ऐसे विशिष्ट एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यानी इसी एक्रोसोम भाग में उपस्थित जो एंजाइम है, जिसमें मुख्य रूप से हाई एलुरोडिनेज होता है, जब डिटेल से पढ़ेंगे तब आ जाएगा। ये एंजाइम क्या करते हैं? अंडाणु की जो झिल्लियां होती हैं, जोना रेडिएटा होती है, जोना पेलुसिडा होती है, उन झिल्लियों को गलाने का काम, जिनको अपन बोल देते हैं विटेलाइन झिल्लियां, तो उन झिल्लियों को गलाने का काम किसका है? एक्रोसोम का है। तो एक तो जो परिवर्तन हो रहा है वो किसका हो जाएगा? एक्रोसोम का हो जाएगा। और ये एक्रोसोम क्या होगा? शुक्राणु का शीर्ष भाग होगा। इसी भाग में शुक्राणु का जो केंद्रक है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, वो सभी का सभी पूरा का पूरा मटेरियल होगा, वो इसी भाग में क्या होगा? पाया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब जो चेंजेस आएंगे वो क्या आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो शीर्ष भाग में तो किसका निर्माण हो गया? एक्रोसोम का निर्माण हो गया। अब दूसरा जो परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा इसके मध्य भाग में। किसके मध्य भाग में? स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्वी। तो मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? क्योंकि ऊर्जा का सोर्स है, ऊर्जा का शक्तिगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे क्या करेगा? यह उस गति शुक्राणु को, जो गतिशील शुक्राणु होता है, उस गतिशील शुक्राणु को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, मतलब अंडवाहिनी तक पहुंचने के लिए, अंडाणु तक पहुंचाने के लिए जो काम करेगा वो कौन करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया करेगी। तीसरा जो परिवर्तन आना है वो क्या आएगा? वो जो इसका पूंछीय भाग होता है वो आएगा पूंछ भाग में। और पूंछ भाग में क्या आएगा कि सेंट्रियोल का निर्माण होना है।
किसका निर्माण होना है? सेंट्रियोल्स का निर्माण होता है। और वो मुख्य रूप से कौन सा होता है? दूरस्थ सेंट्रियोल होता है। कौन सा सेंट्रियोल होता है? दूरस्थ होता है। देखिए शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो शुक्राणु की नॉर्मल स्ट्रक्चर होगी वो इस प्रकार की होती है। ये इसका शीर्ष भाग है जिसको अपन ने कहा है कि ये एक्रोसोम है। ये क्या है? एक्रोसोम है। और ये जो मध्य भाग होता है ये, इस मध्य भाग में ये क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? हालांकि डिटेल से इसकी पूरी स्ट्रक्चर को अपन समझाएंगे शुक्राणु की क्यों। और ये भाग हो जाएगा, वो हो जाएगा पूंछीय भाग। कौन सा भाग हो जाएगा? पूंछीय भाग हो जाएगा। अब देखो एक्रोसोम भाग में तो क्या है? शुक्राणु का शीर्ष भाग मतलब गोल्जी का भाग प्रेजेंट है। मध्य भाग में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और पूंछीय भाग में क्या है? सेंट्रियोल्स है, मतलब दूरस्थ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। समीपस्थ सेंट्रियोल्स एक्रोसोम भाग की ओर होता है और दूरस्थ सेंट्रियोल होता है पूंछीय भाग की ओर होता है। ये क्या करता है? दूरस्थ सेंट्रियोल ये इसके पूंछीय भाग होता है, इसके अक्षीय तंतुओं के निर्माण में क्या करता है? सहायक है। तो अक्षीय तंतुओं का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा? दूरस्थ सेंट्रियोल्स करेगा। तो ये तीन परिवर्तन किस में हो रहे हैं? शुक्राणु पूर्वी में हो रहे हैं। पहला परिवर्तन क्या हुआ शुक्राणु पूर्वी में? शुक्राणु का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? शुक्राणु का निर्माण हो गया। अब शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ? तो उसके शीर्ष भाग में एक्रोसोम निर्मित हो रहा है। दूसरा जो परिवर्तन हुआ वो मध्य भाग में हुआ। और वो मध्य भाग में कौन सा परिवर्तन हुआ? कि माइटोकॉन्ड्रिया। और जो पूंछीय भाग है उसमें कौन से भाग का निर्माण हो रहा है? दूरस्थ तारकाय होता है। दूरस्थ तारकाय कहां निर्मित हो रहा है? पूंछीय भाग में। और वो किसका निर्माण कर रहा है? अक्षीय तंतुओं का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देखो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होना? जब एक्रोसोम का निर्माण हो गया, मध्य भाग का निर्माण हो गया और पूंछीय भाग का निर्माण हो गया, इससे पहले की कंडीशन में अपन जाते हैं। इसके ठीक पहले की कंडीशन, ये तो किसकी स्ट्रक्चर होगी? शुक्राणु की होगी। किसकी होगी? लेकिन इसके ठीक पहले की कंडीशन क्या थी? जब निर्माण किसका हुआ था? शुक्राणु पूर्वी का। तो क्या क्या घटनाएं थी? एक तो उसकी अपन देखते हैं कि वो गोलाकार था, क्योंकि अपन ने पीछे की क्लास में ये पढ़ा था कि वह स्पर्मेटिड क्या थे? गोलाकार संरचनाएं थी, तो वो गोलाकार थे। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कि वो गतिशील नहीं थे, इसका मतलब वो अगतिशील थे। वो क्या थे? अगतिशील थे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? उनका भार क्या था? ज्यादा था। किसका? स्पर्मेटिड का। तो स्पर्मेटिड गोलाकार थे, बिल्कुल सही था। स्पर्मेटिड अगतिशील थे और स्पर्मेटिड का भार ज्यादा था और वो जनन असक्षम भी थे। वो क्या थे? जनन असक्षम भी थे। अब देखिए जब स्पर्मेटिड गोलाकार कंडीशन में थे, स्पर्मेटिड अगतिशील थे, स्पर्मेटिडों का भार क्या था? ज्यादा था। वो जननिक रूप से क्या थे? असक्षम थे। अब जब उसमें इतने परिवर्तन हो रहे हैं तो पहला परिवर्तन तो जब एक्रोसोम का निर्माण हो रहा था तो वो जो गोलाकार भाग था वो अब कौन से भाग में परिवर्तन हो जाएगा? चम्मच के आकार में हो जाएगा। शीर्ष भाग कैसा हो जाएगा? चम्मच के आकार का हो जाएगा। एक्रोसोम यानी गोल्जिका के कारण हो गया। अगतिशील था, वो गतिशील हो गया। अब उसका कारण क्या? क्योंकि बाहर इसमें ज्यादा था, क्योंकि इसमें जो आरएनए वगैरह थे उसको क्या कर दिया जाएगा? त्याग दिया जाएगा और केवल क्या बचेगा? यहां डीएनए बचेगा। तो डीएनए हो गया। दूसरी चीज जो न्यूक्लियस था उसका भार जो ज्यादा था, वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? थोड़ा कम भार वाला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जनन असक्षम था क्योंकि ये चल युग्मक नहीं था, उस समय अचल था। और जब इसके भार में कमी हुई और भार में कमी के कारण
और इसकी शेप में परिवर्तन के कारण पहले ये गोलाकार शेप में था, अब ये चमचाकार शेप में हो गया, नौकाकार शेप में हो गया। तो आपको पता नाव होती है, वो जब नाविक होता है पतवार को यूं हिला पीछे की ओर पानी को दबाता रहता है तो नाव आगे की ओर गमन कर जाती है। ऐसे एरोप्लेन में इसी शेप में बनाई जाती है, मछली की शेप भी यही होती है। तो इस कारण इजीली ये क्या करेगा, गमन कर जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया में क्या क्या रूपांतरण हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो शुक्राणु पूर्वी से शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया में सबसे पहले तो शीर्ष भाग में गोलजिकाएं की जो रिक्तिकाएं हैं उनके जुड़ने से किसका निर्माण हो रहा है, एक्रोसोम का निर्माण हो रहा है। एक्रोसोम का डिटेल से बड़ा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। सेकेंड, इसका जो मध्य भाग होता है वहां पे किसका, माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण सोर्स होता है। तीसरा पूंछीय भाग है, इस पूंछीय भाग में क्या होना है, सेंट्रियोल्स होते हैं, दूरस्थ सेंट्रियोल्स होता है। और ये दूरस्थ सेंट्रियोल्स क्या करता है, अक्षीय तंतुओं का निर्माण करता है। और अक्षीय तंतु की पूंछ ही होती है, वो ही इस शुक्राणु के गमन के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो पूंछीय भाग के निर्माण में अक्षीय तंतुओं का निर्माण भी होता है। अब परिवर्तन, इन तीनों के निर्माण से परिवर्तन क्या हुए हैं, बाहर में कमी हो गई है। जो अगतिशील थे वो अब गतिशील कंडीशन में आ गए हैं, जो गोलाकार कंडीशन में थे वो अब चमचाकार कंडीशन में आ चुके हैं, उनकी स्थिति बदल गई है। जो जनन असक्षम थे वो अब जनन सक्षम है, और ये जो जनन सक्षम होंगे उसी को अपन क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। वो ही अब क्या कहलाएगा, चलयुग्म कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन है शुक्र जनन किसे कहते हैं, इसको समझाओ तो आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। यहां तक क्वेश्चन याद है कि शुक्राणु पूर्वी के निर्माण को समझाओ, तो जो पीछे की क्लास थी वहां तक समझाना है आपको। क्वेश्चन कंप्लीट है तो आपको पूरा बताना है। ये आज का अपना टॉपिक था शुक्र कायांतरण। बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स।